हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वेदांत एकेडमी विद मी विवेक खेवाल। जैसे कि आप जानते हैं, हमने इकोनॉमी की एनसीईआरटी सीरीज के 10th क्लास की जो 4 चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, उसके 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट ये हम कवर करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन अपना वर्क करती है, एमएनसीज उस ग्लोबलाइजेशन में किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है, उस ट्रेड और जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने में किस तरीके से अपना पार्ट प्ले करती है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में जाना था, क्या है ग्लोबलाइजेशन, अलग अलग एस्पेक्ट उसके देखे थे, किस तरीके से उसको इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव किस प्रकार का है। और साथ ही साथ हमने देखा था कि अलग अलग जो फैक्टर है, जैसे टेक्नोलॉजी, आईटी की टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टिंग टेक्नोलॉजी का इंक्रीज होने से किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा इनेबल हुई वर्ल्ड में, किस तरीके से वो फैली। लिबरलाइजेशन के क्या रोल रहा, क्या रोल प्ले किया लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज रही अलग अलग कंट्रीज की, जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे, बैरियर्स थे, उनको रिमूव करने के साथ साथ कंपटीशन बढ़ा, बायर्स को क्या फ़ायदा हुआ, प्रोड्यूसर्स को क्या फ़ायदा हुआ उसका, वो सब हमने देखा। अब हम देखेंगे कि WTO के बारे में जानेंगे, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे और ग्लोबलाइजेशन फेयर है नहीं उसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव सीन दैट ग्लोबलाइजेशन ऑफ foreign trade and investment in India were supported by some very powerful international organization। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसने किस तरीके से फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो इंडिया की जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी रही फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, वो किस तरीके से पावरफुल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने सपोर्ट किया। दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। इन ऑर्गेनाइजेशन की, संगठनों की अगर हम माने तो फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है, बैरियर है, तो वो हार्मफुल है। इसका कहने का क्या मतलब, देयर शुड बी नो बैरियर्स, कोई भी रेस्ट्रिक्शन या बैरियर नहीं होने चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए ट्रेड में। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, मुक्त व्यापार की कल्पना वो करते हैं जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस है वो। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज, अपनी जो नीतियां हैं उनको उदारवादी, उनको और ज्यादा ओपन करे अपनी नीतियों को, ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी वर्ल्ड से कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या करता है, इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम, उसका उद्देश्य क्या है, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लिबरलाइज करने का के उद्देश्य से WTO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। विकसित देशों ने इसको इनिशिएटिव की तरह स्टार्ट किया था। WTO एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सी दैट दीज रूल्स आर ओबेड और नॉट। चेक करते, पहले तो ट्रेड के रूल बनाती है और उन की निगरानी करती है कि ये रूल फॉलो हो भी रही है नहीं हो रहे। WTO बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं कि WTO से पहले अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जो ट्रेड को रेगुलराइज करती थी, उनके रूल मेकिंग में करती थी, वो थी GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड इन, जो गुड्स वगैरह हमारे जो उनके ट्रेड जो होती थी उसका जो रूल निर्धारण होते थे वो GATT के द्वारा होते थे। फिर 1995 में GATT बन गई, 1995 में WTO, GATT का रोल प्ले किया WTO ने। अब ना केवल ट्रेड बल्कि सर्विसेज, आपके IPR जो है वो भी इसमें सब में आते हैं। एग्रीकल्चर की जो ट्रेड है वो भी इसमें आती है। अबाउट 160 कंट्रीज, 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर्स ऑफ WTO के मेंबर हैं लगभग 160 कंट्रीज। दो WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड, WTO क्या करती है, फ्री ट्रेड को अलाउ करने, सभी के लिए फ्री ट्रेड की संकल्पना करती है प्रैक्टिस में। इट इज सीन दैट डेवलप्ड कंट्री, कुछ विकसित जो देश है, हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। कुछ विकसित देशों ने एक फेयर वे में ना जाके क्या किया, ट्रेड बैरियर्स को इंपोज किया। ऑन अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड डेवलपिंग कंट्री, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो विकासशील देश है उनके लिए WTO ने फोर्स किया क्या रूल करने के लिए, जो ट्रेड बैरियर हैं, जो व्यापार में जो रुकावटें हैं उनको हटाने के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आजकल जो डिबेट चल रही है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड के बीच में। इंडिया जनरली एग्रीकल्चर एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है।
मोर देन 50% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर का जो सेक्टर उस पर डिपेंड करती है हमारी पॉपुलेशन। ऑल्दो उसका कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में वो कम है, बट डिपेंडेंसी उसके ऊपर ज्यादा है। तो इसलिए जनरली भारत सरकार क्या करती है कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में किसानों को सपोर्ट करती है। किस तरीके से? सब्सिडीज के माध्यम से, चाहे वो एमएसपी का निर्धारण हो, चाहे वो एफसीआई के द्वारा अनाज की खरीदारी हो, गेहूं की हो, चावल की, फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी की बात करें, यूरिया वगैरह, या फिर जो नॉन यूरिया जो फर्टिलाइजर्स है उनका थोड़ा मार्केट पे कंट्रोल जो इंडियन गवर्नमेंट का उसकी बात करें, वो उसमें सब्सिडी की बात करें वो। तो इन सब के तहत भारत सरकार हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करती है। इस सपोर्टिंग कल्चर का विरोध करती है डेवलप्ड कंट्रीज। वो कहते हैं कि भारत को ऐसी सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए जो एग्रीकल्चर के ट्रेड को प्रभावित करें। उनके हिसाब से एग्रीकल्चर के ट्रेड में, एग्रीकल्चर में के इनपुट में जनरली अगर भारत सरकार किसानों की मदद करती है सब्सिडी के माध्यम से, तो वो अनफेयर प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू WTO रूलिंग। इसके बारे में और डीपली हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं 10th क्लास की, तो आप इतना समझिए कि जनरली क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बट उनकी अगर रेस्ट्रिक्शन की बात करें तो वो जनरली क्या लगाते हैं, जैसे कि भाई इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो ठीक नहीं है, इसमें अगर ऑर्गेनिक बोले तो उसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा है, तो इस वजह से वो रेस्ट्रिक्शन है। बट ट्रेड बैरियर्स की अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि आप अपने एग्रीकल्चर के फार्मर है उनको ज्यादा सपोर्ट करते हो, हम तो ऐसा नहीं करते, आप उनको ज्यादा सब्सिडी देते हो। एक रूल के तहत, जो रूल है WTO का, उससे ज्यादा आप सब्सिडी उनको देते हो। आपने बॉक्स के बारे में सुना होगा, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स। जो एम्बर बॉक्स है उसमें जो जनरली सब्सिडीज हैं वो अनफेयर मानी जाती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया एम्बर बॉक्स के अंदर जो सब्सिडीज देता है वो सबसे ज्यादा देता है। इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में डिबेट सबसे ज्यादा है। डिबेट पढ़ लेते हैं। डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। You have seen chapter 2 that agriculture sector provides bulk of employment. Employment सबसे ज्यादा देता है। A significant portion of GDP in India, और GDP का एक काफी इंपॉर्टेंट भाग भी वो जनरली इसमें कंट्रीब्यूट करता है। कंपेयर दिस टू अ डेवलप्ड कंट्री सच एज US। अगर हम US की बात करें कि US में एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर की जो GDP है उसका शेयर अगर US की बात करें तो वो 1% है केवल, और टोटल एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो तो आधा ही % है अमेरिका के हिसाब से। अगर हम इसका कंपैरिजन करें इंडिया के हिसाब से, तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भारत में एग्रीकल्चर का है 16%, और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो है मोर देन 50%। एंड येट दिस वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन US रिसीव मैसिव सम्स ऑफ मनी फ्रॉम US गवर्नमेंट। और US गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, मैसिव सम ऑफ मनी उनको देती है। किस चीज के लिए? प्रोडक्शन में उनको सपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट में भी उनको सपोर्ट करती है। Due to this massive money that they receive, US farmer can sell farm products at abnormally low prices. जब उनको सपोर्ट इतना अच्छा मिला, इनपुट में सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रिसिटी में सपोर्ट मिला, तो उनके इनपुट अगर कम हो गए तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, इजीली जो उनका आउटपुट है जो बेचेंगे, सेल कर सकते हैं, वो नॉर्मल प्राइस में भी सेल कर सकते हैं। बट अगर हमारा इनपुट प्राइस हाई होगा तो आउटपुट प्राइस भी, हमें कॉस्ट प्राइस अगर हमारा हाई है तो हमारा सेलिंग प्राइस भी हाई होगा। बट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम कर दिए तो इसलिए वहां के फार्मर सेलिंग प्राइस भी अपना कम रखते हैं। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अदर कंट्री मार्केट एट लो प्राइसेस। और इस वजह से वहां के फार्मर जो किसान हैं वो जनरली क्या करते हैं, अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है दूसरे कंट्रीज में लो प्राइस में बेचने के लिए रेडी है। एडवर्सली अफेक्टिंग, जो बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं किन किसानों को? जिन किसानों में US के फार्मर जो है वो अपना प्रोडक्ट कम प्राइस में बेचना चाहते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज आर देयरफॉर आस्किंग डेवलप्ड कंट्रीज गवर्नमेंट। तो फिर क्या पूछते हैं, क्या मतलब मांग क्या है जो विकासशील देश है, विकसित देशों से? वी हैव रिड्यूस्ड ट्रेड बैरियर्स एज पर WTO रूल, कि हमने WTO के नियमों के अनुसार ट्रेड बैरियर्स कम कर दिए, बट यू हैव इग्नोर्ड द रूल। लेकिन विकसित देशों ने क्या किया कि रूल को, WTO के रूल को इग्नोर किया, एंड हैव कंटिन्यू टू पे योर फार्मर वास्ट सम ऑफ मनी। और अपने किसानों को लगातार वो एक बड़ी धन की पूर्ति करते रहे उनके इनपुट में। यू हैव आस्क्ड आवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग आवर फार्मर। आपने हमारी सरकार को उनके किसानों को सपोर्ट करने से मना करने के लिए कहा, उनको रोकने के लिए कहा, बट यू आर डूइंग सो योरसेल्फ। तो ये तुम खुद भी कर रहे हो। मतलब कहने का क्या है, इज दिस फ्री और फेयर, फ्री एंड फेयर ट्रेड, कि क्या यही एक मुक्त और सही व्यापार है? नहीं है। कैसे? विकसित देश, जैसे हम अमेरिका का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अमेरिका का एग्जांपल में अमेरिका की सरकार उनके किसानों को इनपुट
जो उनके फर्टिलाइजर है, सीड है, इलेक्ट्रिसिटी है, अलग अलग मशीनरी है, टूल है, कंपोनेंट्स है जो फार्मिंग में चाहिए, उसके ऊपर सपोर्ट करती है पैसे से। फिर जब उसका आउटपुट आता है किसान का, तो आउटपुट किसान एक सस्ते रेट में भी उसको बेच सकता है। और सस्ते रेट से कहाँ बेचेगा? उस मार्केट में जहां जनरली फूड प्राइसेस महंगे होंगे। और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ज्यादातर कंट्रीज में फूड के दाम महंगे हैं क्योंकि किसानों के लिए इनपुट महंगा है। तो वहां पे अमेरिका के जो किसान है, अमेरिका की जो फूड इकोनॉमी है, वो कैप्चर कर लेती है दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी। विकासशील देश जैसे इंडिया और चाइना इसमें क्या बात रखते हैं कि आप हमें रोकते हैं हमारे किसानों को सब्सिडी देने से, बट आप तो ऐसा कर ही रहे हैं। आप भले ही आप एम्बर बॉक्स में उस सब्सिडी को नहीं दे रहे, बट आप किस में दे रहे हैं उस सब्सिडी को? ग्रीन बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में आप उसको सब्सिडी दे रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है भी नहीं। इंडिया जनरली एम्बर बॉक्स में दे रहा है तो वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री में क्या आरोप लगाते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो रूल्स हैं उसको, मतलब जो WTO है उसके जो रूल की खिलाफत करते हैं सब्सिडी ज्यादा देके। बट है उल्टा, डेवलप्ड कंट्री ऐसा करते हैं। डेवलप्ड कंट्री क्या आरोप लगाते हैं कि हमने तो आपके हिसाब से जो बैरियर्स है उसको कम कर दिया, बट आप अपने जो WTO का रूल है उसको इग्नोर करते हो। पर इस पर अभी तक भी कोई फैसला नहीं होगा क्योंकि जो WTO की जो झगड़े वगैरह जो सुलझाने की जो मैकेनिज्म है, उसमें जो मेंबर की अपॉइंटमेंट है उसमें बड़ी देरी होती है। चुने जाते हैं तो अमेरिका की सहमति से चुने जाते हैं, तो वो सब उसमें चलता है। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब ग्लोबलाइजेशन के वैश्वीकरण के हम इंपैक्ट देखते हैं भारत में, क्या क्या उनके प्रभाव पड़े। इन लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग वे। जो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण है वो एक लंबे दौर से गुजर चुका है। 20 साल लगभग, उसको 20 साल से भी ज्यादा उसको हो चुके हैं। व्हाट हैज बीन इट्स अफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल। लोगों पे इसके क्या प्रभाव रहे? लेट अस लुक एट सम ऑफ द एविडेंस। कुछ सबूत, एविडेंस हम देखते हैं कि किस तरीके से उसके इफेक्ट रहे भारत की इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर हैज बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, particularly well-off sections in urban areas। वैश्वीकरण से क्या हो? वैश्वीकरण और एक बढ़ता हुआ कंपटीशन, वैश्वीकरण की वजह से कंपटीशन बढ़ा। MNCs भारत में आई, चाहे वो टाई अप के थ्रू आई हो, खरीद के आई हो किसी लोकल कंपनी को, या फिर अपने आप सेटअप हो गई। तो उससे क्या हुआ कि प्रोड्यूसर्स में कंपटीशन हुआ, लोकल में भी फॉरेन में भी। क्वालिटी के लिए वो कंपटीशन हुआ, क्वांटिटी के लिए कंपटीशन हुआ, चीप रेट करने के लिए कंपटीशन हुआ। उसकी एडवांटेज क्या हुई? सबसे ज्यादा उसकी एडवांटेज मिली कंज्यूमर को, ग्राहक को। क्या मिला उसको? क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले। और ज्यादातर वो जो एडवांटेज है वो किसको मिला? शहरी एरिया, जो शहरी क्षेत्र है उसको उसका एडवांटेज ज्यादा हो। देयर इज ए ग्रेटर चॉइस। अब कंज्यूमर्स के पास ग्रेटर चॉइस है, एक बड़ी चॉइस है। कुछ भी अगर हम समझो, एक हमें ट्यूबलाइट खरीदनी है तो ट्यूबलाइट के पास हमारे ट्यूबलाइट के लिए हमारे पास मल्टीपल कंपनीज है। एक बाइक खरीदनी है, बाइक के लिए मल्टीपल कंपनीज है। तो ग्राहक के सामने अब एक चॉइस है कई सारी कंपनियों में से किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट चूज करने की, अपने हिसाब से। उसको स्पीड चाहिए, उसको इंजन कैसा चाहिए, उसको एफिशिएंसी कैसी चाहिए उस इंजन से, प्राइस कितना हो सकता है, कितना बजट है आपका। तो उस वजह से हमें चॉइस मिली, जिसने क्या इंप्रूव किया? क्वालिटी को इंप्रूव किया और प्राइसेस जो है प्रोडक्ट के वो कम कर दिए। एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे enjoy much higher standard of living than was possible earlier। पहले के जमाने में हाई स्टैंडर्ड की लिविंग बहुत महंगी होती थी, बट अब हाई स्टैंडर्ड की लिविंग एक मार्जिनल प्राइस में पॉसिबल है। तो ये क्यों हुआ? कंपटीशन बढ़ने से प्रोड्यूसर्स में, चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हो। अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स, the impact of globalization has not been uniform। अगर हम निर्माताओं में और जो कामगार जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनकी अगर हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म नहीं था, एक जैसा नहीं था। मतलब प्रोड्यूसर तो ज्यादा तेजी से विकसित हुए, बट वर्कर्स जो है वो इतनी तेजी से विकसित नहीं हो पाए। इसका कुछ सीन देखते हैं। पहला, MNCs have increased their investment in India over past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them। सबसे पहली बात कि MNCs आई तो उसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और इन्वेस्टमेंट क्या रहा? फायदेमंद रहा। MNCs have been interested in industries such as, कैसी इंडस्ट्री में, कैसे उद्योग में वो
ज्यादा अपनी जो इंटरेस्ट शो कर रही थी एमएनसीज, वो किस में शो कर रही थी? वो शो कर रही थी सेल फोन मेकिंग में, ऑटोमोबाइल मेकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइटम बनता उसमें, सॉफ्ट ड्रिंक्स कोका कोला पेप्सी वगैरह, फास्ट फूड में मैकडोनल्ड्स, सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग में, फॉरेन बैंक्स हमारे यहाँ है, इन अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में एमएनसीज ने अपना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। दीज प्रोडक्ट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स, और ये जो प्रोडक्ट है उनके खरीदार भी बहुत ज्यादा हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव क्रिएटेड, इसकी वजह से क्या हुआ, काफी सारी नई जॉब क्रिएट हुई। इसी की वजह है जब हम बात करते हैं कि भारत के जो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर में भी जो जिसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जो है वो इतनी इंक्रीज कैसे हो गई जीडीपी में, उसके बीच में, और डिबेट किसके बीच में कि उसका एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो इतना इंक्रीज क्यों नहीं हो पाया कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर। ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स, जो लोकल कंपनी ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया टू दिस इंडस्ट्रीज हैव प्रोस्पर्ड, तो ये जो इंडस्ट्रीज है, ये जो उद्योग है वो क्या उन्नति कर पाए। स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम जानेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? इन रिसेंट ईयर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एलपीजी के बाद से ही तमाम सरकारों ने, जितनी भी सरकारें आई, सभी ने प्रयास किए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के, ताकि हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट में वैरायटी बढ़े, और लोगों को रोजगार भी मिले, और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े, और कस्टमर्स को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी मिले, कम प्राइस में मिले, ये सब हमने ध्यान रखा। उसके लिए हमने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए क्या बनाई, इंडस्ट्रियल जोन बनाई, जो व्यापार जोन जिसको बोलते हैं, जैसे कि SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अगर हम बात करूं, R2 है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उसमें आपको मिलेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, SEZ में आपको ये सब मिलेगी। अगर कोई भी बाहर से एमएनसीज आती है, इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करने के लिए हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जिसमें हमने सुविधाएं क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, रोड की, ट्रांसपोर्ट की, स्टोरेज की, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की, एजुकेशनल फैसिलिटीज की। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन SEZ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो भी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेगी, डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years, उसे 5 सालों तक टैक्स नहीं देना, कि जब आप अच्छे से स्टेब्लिश हो जाओ तब आप टैक्स दो। इंडियन गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? सबसे बड़ा फायदा कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो पैसा भी लेके आए, हमारी इकोनॉमी को बेटर करेगा वो पैसा, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आए, तो ये सब, और कंपटीशन बढ़ेगा। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक परमिट किया, क्या, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। लेबर लॉज का जो था, जो हमारे कामगार मजदूर लोग हैं उनके लिए जो कानून बने, उनके बेटरमेंट के लिए जो कानून बने हैं, SEZ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उन लेबर लॉज में भी थोड़ी बहुत छूट उसको मिलेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। यू हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट कंपनीज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स। आपने देखा था कि कंपनीज को, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कंपनी है उनको कुछ रूल फॉलो करने हैं, जैसे लेबर लॉ, फैक्ट्री लॉ, आपके जो सिक्योरिटी का जो इशू होता है फैक्ट्रीज में उसका लॉ, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं अलग अलग। एम टू प्रोटेक्ट वर्कर राइट्स, वर्कर के जो राइट्स है, मजदूरों के जो राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में अलग अलग लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, छुट्टी प्रोवाइड करनी पड़ती है, प्रोविडेंट फंड उनका होता है, वो एक इशू, अलाउंस उनको देने पड़ते हैं, ये सब चीज। इन रिसेंट ईयर कुछ सालों में गवर्नमेंट हैज अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मेनी ऑफ दीज, गवर्नमेंट ने परमिट की है कंपनीज को ये सब चीज करने के लिए, वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको थोड़ा बहुत ढील देने के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके। इंस्टीट्यूट ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन रेगुलर बेस पे हायर ना करके कंपनी जनरली हायर किस पे करती है, फ्लेक्सिबल वे पे। रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, परमानेंट जॉब होती है, कंपनी उसको निकाल भी नहीं सकती, अगर कोई काम प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं मिल रही, एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो निकाल नहीं सकती। बट फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि शॉर्ट पीरियड के लिए हायर किया, जब तक हमें काम है तब तक के लिए आप काम करो। व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क, जब ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा हायरिंग। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर कंपनी, इससे क्या है कि लेबर का जो कॉस्ट है कंपनी का वो कम हो जाता है।
हाउएवर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी सहमति मतलब इसमें एक सेटिस्फाइड नहीं है। फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। और फॉरेन कंपनी क्या मांग करती है, और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड करती है लेबर लॉज में, इससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। जबकि हमने अपने जो लेबर लॉज हैं उनको काफी हद तक हमने फ्लेक्सिबल कर दिया। सेकंडली अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं, सेवरल टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज कंपटीशन। इंक्रीज कंपटीशन से इंडियन कंपनी भी बेनिफिट हुई। कैसे? दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, प्रोडक्शन मेथड में इन्वेस्ट किया, एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड जो थे उनके अपने बढ़ाए। सम हैव गेन फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन, कुछ कंपनीज ने जो फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किए थे, जैसे हीरो होंडा का एग्जांपल है, मारुति सुजुकी का एग्जांपल है, वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल है। तो इन कंपनीज ने फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप करके कंपटीशन को बढ़ाया, साथ ही साथ अपनी क्वालिटी इंक्रीज की, अपनी स्टैंडर्ड इंक्रीज की। तो उन्हें जो लोकल कंपनीज है उन्हें फॉरेन एमएनसीज के इन्वेस्टमेंट से फायदा। मोरओवर, ग्लोबलाइजेशन हैज एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज एमएनसीज। ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा हुआ कि कुछ इंडियन कंपनीज भी एमएनसीज बन पाई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बन पाई, अपने बिजनेस को भारत के अलावा अन्य देशों में फैला पाई। जैसे टाटा मोटर्स की अगर बात करें, ऑटोमोबाइल कंपनी है, इन्फोसिस की बात करें, आईटी कंपनी है, रैनबैक्सी की बात करें, मेडिसिन कंपनी है, एशियन पेंट्स की बात करें, पेंट्स की कंपनी है, सुंदरम फास्टनर्स की बात करें तो नट्स एंड बोल्ट से बनाती हैं। और सम इंडियन कंपनीज, कुछ भारतीय कंपनी है जो क्या है, स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। तो ये किसका एग्जांपल है? ये भी अब एमएनसीज बन चुकी हैं जो भारतीय कंपनी थी। और फायदा कहां से मिला? ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज। क्या अपॉर्चुनिटीज है कंपनी के लिए? प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सर्विसेज थी उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी ग्लोबलाइजेशन ने क्रिएट की। कैसे? इंडियन इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जांपल। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल्स हमने देखे थे कि इंडियन मैगजीन कंपनी है जो लंदन की मैगजीन है उसके लिए मैगजीन प्रोड्यूस कर रही है, साथ ही साथ कॉल सेंटर्स, बीपीओ जिसको बोलते हैं आप, उनका इस्टेब्लिशमेंट ज्यादातर इंडिया में है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि आईटी सेक्टर ने क्या फायदा किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बात है उससे हमें क्या फायदा हुआ कि जो सर्विस सेक्टर है या फिर जो हम देख सकते हैं कि कॉल सेंटर्स और जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनीज है उन्होंने एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ सर्विसेज, कैसे सर्विसेज है नई अपॉर्चुनिटीज में? डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली। कम पैसों में हो रहा है इन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज में इन सर्विसेज की बात करें तो वो महंगी है, बट भारत में इंग्लिश स्पीकिंग हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स वो इजीली अवेलेबल है। तो इसलिए वही सर्विस, वही प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स वो इजीली इन चीप वे अच्छी क्वालिटी के साथ भारत में हो पा रहा है, बशर्ते कि एमएनसी उसको डेवलप्ड कंट्रीज में स्टैब्लिश करे तो उसको ज्यादा कॉस्ट पड़ता। बट इंडिया में डेवलपिंग कंट्रीज में अगर वो उसको सेटअप कर रही है तो उसको कॉस्ट कम आ रहा, तो इसलिए उसको प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा। इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। हाउ कंपटीशन बेनिफिटेड पीपल इन इंडिया। कैसे? एक तो हमारे पास अब क्वालिटी आई, इंडियन कस्टमर्स जो है उसको क्वालिटी मिला। दूसरी चीज, प्राइस कम हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, जैसे आईटी सेक्टर वगैरह में जॉब वगैरह मिली। साथ ही साथ जो हमारे एमएनसीज थी इंडिया की जो कंपनीज थी वो एमएनसीज में कन्वर्ट हुई। एग्जांपल देखा हमने। शुड मोर इंडियन कंपनी इमर्ज एज एमएनसीज? यस, होना चाहिए। ज्यादातर जितनी ज्यादा कंपनी होगी उतना ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस होगा, उतना ज्यादा इंडिया का पावर इंक्रीज होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ ज्यादा होगी, जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बनेंगी और टेक्नोलॉजी का ज्यादा इंपोर्ट होगा। हाउ वुड इट बेनिफिट द पीपल इन द कंट्री? लोगों का कैसा बेनिफिट होगा? अगर ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज होंगी, लोगों को बाहर काम करने जाने के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, इनकम क्रिएट होगी, जॉब क्रिएट होगी, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, सब कुछ होगा। इस वजह से और ज्यादा अगर कंपनी हमारी एमएनसीज बनती है तो हमें फायदा है उस चीज से। व्हाई डू गवर्नमेंट्स ट्राई टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट? कोई भी सरकार है वो क्यों चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो? इन्वेस्टमेंट से फायदा क्या होता है जनरली? एक तो जो हमारी कैपिटल की जो समस्या है, पूंजी, वो हमें मिलती है। दूसरा फैक्टर की नई टेक्नोलॉजी,
न्यू टेक्नोलॉजी उन एमएनसीज के माध्यम से आती है, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है हमारे लोगों को। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस से हमारी इकोनॉमी और बेटर होगी, ग्रोथ और बेटर होगी, डेवलपमेंट होगा, जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगी, और अल्टीमेटली पेनिट्रेट लोअर स्टेट ऑफ आवर सोसाइटी, तो हमारा सोसाइटी हमारी सोसाइटी जो है डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगी, और ज्यादा गरीबों को हम बाहर निकाल सकते हैं। इन चैप्टर 1 वी शो मे बी what may be the development for one may be destructive for others. Setting of SEZ, special economic zones, has been opposed by some people in India. Find out who are these people and why are they opposing it. SEZ बनाने के लिए हमें जमीनें चाहिए, जमीनों के लिए हमें उसका जमीनों का अधिग्रहण करना पड़ेगा, और जिन किसानों से वो जमीनें अधिग्रहण होंगी तो उनको लिए तो डिस्ट्रक्टिव होगी ही। अगर हम उनको सही मुआवजा प्रोवाइड नहीं करवा पाते, सही रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, सही उनको जॉब नहीं दे पा रहे, भले वो अनस्किल्ड है, स्टिल अनस्किल्ड जॉब भी उनको मिल सकती है, तो वो क्या है, वो डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव हो सकता है इंडिया के लोकल लोगों के लिए, लोकल फार्मर्स के लिए, जिनसे वो जमीनें ली गई है एसईजेड बनाने के लिए। तो ये सब वो लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। लोकल कंपनीज उनका विरोध कर रही है जो भारत की है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एसईजेड में तो आपको 5 साल तक टैक्स नहीं देना, लोकल कंपनीज को हर साल टैक्स देना, ये भी एक उसका विरोध है। स्मॉल प्रोड्यूसर कंप्लीट और पेरिश। For a large number of small producer and worker, globalization have posed major challenges. एक चैलेंज भी, चुनौती भी उनको देखने को मिल रही है, वो देखेंगे हम कैसे। राइजिंग कंपटीशन, ये भी एक चुनौती है। राइजिंग कंपटीशन, जो हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है, वो भी एक चुनौती है हमारे लिए। किस तरीके से देखते हैं। Ravi did not expect that he would have faced a crisis in such a short period of life as industrialist. एक उद्योगपति होने के नाते रवि ने ऐसा सोचा नहीं था कि एक कम समय में ही उसको बहुत ज्यादा जो है क्या क्राइसिस उसको फेस करने पड़ेगा। रवि टू का लोन, रवि ने लोन लिया बैंक से टू स्टार्ट हिज ओन कंपनी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर बनाने वाली कंपनी उसने स्टेब्लिश की 1992 में, जिसके लिए उसने लोन लिया। और कहाँ पे स्टेब्लिश करना था, होसुर में। एंड इंडस्ट्रियल टाउन है तमिलनाडु, तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल टाउन है होसुर, वहां पे कैपेसिटर बनाने के लिए उसने लोन की एप्लीकेशन दी बैंक को, तो वहां से लोन लिया। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस, बिल्कुल सही बात है, कैपेसिटर हर जगह यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे ट्यूबलाइट हुई, टीवी हुआ। विद इन 3 years ही वाज एबल टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड हैड 20 वर्कर्स वर्किंग विद हिम। 3 सालों के अंदर ही उसने अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ाया कि उसके पास अब 20 वर्कर्स भी हैं। ही स्ट्रगल टू रन हिज कंपनी स्टार्टेड व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कैपेसिटर एज पर इट्स एग्रीमेंट एट WTO इन 2001। 2001 में क्या हुआ, उसका स्ट्रगल जो था कंपनी में जब स्टार्ट किए थी तो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कैपेसिटर के इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन जो थे, रुकावटें जो थी, बैरियर जो थे, वो हटा दिए। अब इंडियन कंपनीज कैपेसिटर को इंपोर्ट कर सकती थी, बट चूंकि रवि ने तो नई कंपनी डाल दी कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसे क्या हुआ, एक कंपटीशन फेस करने को मिला। हिज मेन क्लाइंट्स, जो उसके मेन क्लाइंट्स थे, वो क्या थे, टीवी कंपनीज थी उनकी मेन क्लाइंट। यूज्ड टू बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कैपेसिटर इन बल्क फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीविजन सेट। टेलीविजन सेट के लिए कैपेसिटर जो चाहिए थे, मेन क्लाइंट थे रवि के। हाउएवर कंपटीशन फ्रॉम, अब एमएनसीज आई तो उन्होंने कंपटीशन दिया। कैसा? ब्रांड फोर्स द इंडियन टेलीविजन कंपनीज टू मूव इनटू असेंबलिंग एक्टिविटीज फॉर एमएनसीज। अब वो जो लोकल कंपनीज थी टीवी की, वो अब टीवी बनाने में नहीं बल्कि टीवी को असेंबल करने के लिए, वो भी एमएनसीज के लिए, उस धंधे में आ गई। अब इससे क्या नुकसान हुआ कि रवि के कैपेसिटर अब कहां बिकेंगे? टेलीविजन जो क्लाइंट थे वो तब एमएनसीज के लिए काम करते हैं। इवन व्हेन सम ऑफ देम बॉट कैपेसिटर, कुछ कंपनी जो है वो कैपेसिटर खरीदती भी थी, दे वुड प्रीफर टू इंपोर्ट। वो क्या करते थे, इंपोर्ट करना प्रीफर करते थे। क्यों? क्योंकि रवि के कैपेसिटर का प्राइस जो हाई था, बल्कि इंपोर्टेड आइटम का प्राइस कम था। हाफ द प्राइस चार्ज बाय पीपल लाइक रवि, आधा था, तो इसलिए क्यों नहीं इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट में अच्छा है। रवि नाउ प्रोड्यूस लेस देन हाफ कैपेसिटर दैट ही प्रोड्यूस इन ईयर 2000 में जितने कैपेसिटर रवि बनाता था, अब उसके वो आधे बनाता है। एंड हैज ओनली 7 वर्कर, पहले उसके पास 20 वर्कर थे, उसके पास केवल 7 वर्कर है। मैनी ऑफ रवि फ्रेंड्स इन द सेम बिजनेस इन हैदराबाद, चेन्नई हैज क्लोज्ड देयर यूनिट्स। रवि की तो यूनिट अभी तक चल भी रही है, बट उसके जो दोस्त थे उन्हें तो अपनी यूनिट बंद ही करनी पड़ गई, क्योंकि एमएनसीजी का कंपटीशन से ये नुकसान हुआ। ये नुकसान की तरफ उसका इंपैक्ट बता रहा है कि एमएनसीजी का नुकसान क्या क्या है। बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक, टॉयज, tires, dairy products, vegetable oils are some example of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition.
जहाँ पे जो छोटे मैन्युफैक्चरर थे, छोटे निर्माता थे, ये कुछ वे उन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम कि इन सब सेक्टर्स में एमएनसीज के द्वारा दिए गए कंपटीशन की वजह से हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे, छोटे मैन्युफैक्चरर थे, क्योंकि उनके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई, नए तरीके नहीं थे, तो इस वजह से उनके प्राइस भी ज़्यादा थे, तो वो उनको हानि हुई क्या कि उनको एक कंपटीशन मिला और उनकी यूनिट बंद तक हो गई। सेवरल ऑफ यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडरिंग मैनी वर्कर जॉबलेस, और बहुत सारे जो रोजगार थे वो ठप हो गए, बहुत सारे मजदूर थे वो जॉबलेस हो गए। द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय, और स्मॉल इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं भारत में तो एम्प्लॉय लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर, 20 मिलियन वर्कर को हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जॉब देती है इन कंट्री, नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर देखें तो वो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, जो भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स उसको बनाते हैं। एमएसएमईज जो जितने भी हैं ज्यादातर रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में या अर्बन एरियाज में भी वो सब ऑपरेट करते हैं, ज्यादातर लोकल प्रोड्यूसर, लोकल मैन्युफैक्चरर्स, और उनका धंधा ठप करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया एमएनसीज ने, कंपटीशन को इंक्रीज करके, प्राइस को डिक्रीज करके, और कंज्यूमर्स के सामने इतनी चॉइसेस खड़ी कर दी कि अब वो लोकल का मैन्युफैक्चरिंग माल क्यों खरीदेंगे जब उनको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, कम पैसों में इंपोर्ट कर सकते हैं, प्राइस कम है उसके साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। अब हम एम्प्लॉयमेंट के, अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट के, अनिश्चित जो रोजगार है उसके लिए बात करेंगे, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का उस पर इंपैक्ट है, कंपटीशन को बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, ये सब हम देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड प्रेशर ऑफ कंपटीशन, ये दो चीजें हैं, ग्लोबलाइजेशन है और प्रेशर ऑफ कंपटीशन है। हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइव्स ऑफ वर्कर्स, जो मजदूर हैं उनकी लाइफ को कैसे चेंज किया। फेस्ड विद ग्रोइंग कंपटीशन मोस्ट एम्प्लॉयर दीज डे प्रीफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली। अब ज्यादातर जो लोकल कंपनीज हैं वो रेगुलर हायरिंग नहीं करती, वो क्या करती है, फ्लेक्सिबल हायरिंग। अगर समझ लो उनके पास एमएनसीज के द्वारा दिया गया कोई एक टारगेट है, प्रोडक्शन करना है, सपोज 10,000 यूनिट किसी चीज की बनानी है जून में, अगस्त और सितंबर में वो यूनिट्स 2000 की हैं, 2000 यूनिट्स बनानी है, तो वो क्या करेंगे, उसी तरीके से रोजगार जो है, वर्कर्स जो है उसको निकालते रहेंगे और उसको लेते रहेंगे। ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो ज्यादा वर्कर, कम प्रोडक्शन चाहिए तो कम वर्कर, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। दिस मीन्स वर्कर्स जॉब नो लॉन्गर सिक्योर। अब वर्कर्स की जॉब है जो सिक्योर नहीं है, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो आपकी जॉब मिलेगी, बट अगर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा। गारमेंट्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे। लेट अस सी हाउ द वर्कर्स इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर हैविंग टू बियर दिस प्रेशर ऑफ कंपटीशन। देखते हैं किस तरीके से कंपटीशन को झेल रहे हैं। लार्ज एमएनसीज इन गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर। अब जो बड़ी एमएनसीज है कहाँ पे, यूरोप में और अमेरिका में, वो इंडियन एक्सपोर्टर को ऑर्डर करती है। दीज लार्ज एमएनसीज विद वर्ल्ड वाइड नेटवर्क लुक फॉर चीपेस्ट गुड। उनको क्या चाहिए, सस्ते गुड्स चाहिए, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। टू गेट दिस लार्ज ऑर्डर इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट। इसके लिए, इस गारमेंट का ऑर्डर लेने के लिए इंडियन गारमेंट जो है वो क्या करते हैं, अपने कॉस्ट को कम करके दिखा दे ताकि वो ऑर्डर उन्हीं को मिले। एज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस, रॉ मटेरियल का प्राइस तो रिड्यूस हो नहीं सकता, तो रिड्यूस करेगा क्या, लेबर कॉस्ट रिड्यूस कर देगा। जो वर्कर्स है उनको जो पेमेंट करनी है उसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि चीप लेबर अवेलेबल ऑलरेडी अवेलेबल है वहां। वेयर अर्लियर फैक्ट्री यूज्ड टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन परमानेंट बेसिस, पहले क्या करते थे, जो फैक्ट्री है परमानेंट बेसिस पे मजदूरों की हायरिंग करती थी। नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। अब वो टेम्परेरी बेसिस पे करती है, जितना ज्यादा ऑर्डर उतने ज्यादा एम्प्लॉयर, उतने ज्यादा रोजगार, उतने ज्यादा वर्कर। बट अगर कम ऑर्डर है तो कम वर्कर, सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर होल ईयर। पूरे साल भर उनको पैसे ना पेड करने पड़े, इसलिए वो ऐसा करते हैं। वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और लंबे समय तक उनको काम भी करना पड़ता है। वर्क नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग पीक सीजन। जब पीक सीजन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, फॉर एग्जाम्पल कपड़े बनाने हैं गर्मियों के, समर के कपड़े, तो वो जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल में लॉन्च करने हैं उनको, तो उस पर पीक सीजन होता है उनको। वेजेस आर लो, जो उनकी वेजेज है, मजदूरी है, वो भी कम है। वर्कर आर फोर्स टू वर्क, ओवर टाइम करना पड़ रहा है टू मेक बोथ एंड्स मीट, ताकि उनके टारगेट्स फुलफिल हो सकें। While this competition among garments exporter have allowed the MNCs to make large profit, MNCs को तो इससे large profit होता है, but workers जो है, जो मजदूर है, denied their fair share of benefits brought about by globalization। तो ग्लोबलाइजेशन का निगेटिव इम्पैक्ट जो वर्कर्स के हेल्थ पे, वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट पे पड़ा, वो हम इससे देख सकते हैं।
ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स। अब गारमेंट वर्कर की हम बात करते हैं। एक गारमेंट मेकिंग कंपनी है, उसका वर्कर है, उसकी बात करते हैं। 35 ईयर ओल्ड सुशीला हैज स्पेंट मैनी ईयर्स एज ए वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन दिल्ली। उन्होंने 35 साल ऊपर अपने दिए। शी वाज एम्प्लॉयड एज परमानेंट वर्कर, पहले वो परमानेंट वर्कर की तरह एम्प्लॉयड थी। क्या क्या मिलता था? हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था, प्रोविडेंट फंड मिलता था, ओवर टाइम के लिए डबल रेट मिलते थे। और व्हेन सुशीला's फैक्ट्री क्लोज इन लेट 1990s, फिर 1990s में उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। आफ्टर सर्चिंग फॉर ए जॉब, 6 महीने तक उसने जॉब सर्च की। सी फाइनली गोट अ जॉब 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर से जॉब मिली, अवे फ्रॉम जहाँ पे वो रहती थी। इवन आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ सालों काम करने के बाद भी वो टेम्परेरी है, अभी भी परमानेंट नहीं हो पाई। और कितना कमाती है? लेस देन अ हाफ, जितना वो पहले कमाती थी उससे भी वो हाफ कमाती है। सुशीला लीव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग 7 days अ वीक, 7 दिन काम करना पड़ता है, 7:30 बजे निकलना पड़ता है और 10 बजे आती है। अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क मीन्स नो वेज, एक दिन भी अगर नहीं गई तो मजदूरी नहीं मिलेगी। सी हैज नन ऑफ द बेनिफिट, कोई बेनिफिट भी नहीं है, जैसे प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट था। फैक्ट्रीज क्लोजर टू हर होम हैव वाइडली फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स, देयरफॉर पे इवन लेस। जो उसके पास जो फैक्ट्रीज है क्लोजर टू होम, फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स है उसके, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। इस फैक्ट्री में रेगुलर जॉब मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती, पैसे कम मिलते हैं, बट एक रेगुलर जॉब है, इसलिए सुशीला उसमें काम कर रही है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने वर्कर्स की जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट किया। द कंडीशन ऑफ वर्क एंड हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स डिस्क्राइब्ड अबव हैव बीन कॉमन टू मेनी इंडस्ट्री यूनिट्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। जो अलग अलग इंडस्ट्री यूनिट्स हैं और सर्विस ऑफ इंडिया, सर्विस है जो सेवा में जो इन्वॉल्व है, जो हमारी इंडस्ट्रीज, उसमें अगर देखा जाए तो वर्क की अगर कंडीशन की बात करें और वर्कर्स की जो हार्डशिप है, उनकी जो मेहनत है, उसकी अगर बात करें तो वो एक कॉमन फेनोमेना हो चुका है हर एक इंडस्ट्रीज के लिए। मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ज्यादातर वर्कर्स हैं हमारे, वो किस में एम्प्लॉयड है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं है, कोई अलाउंसेस नहीं मिलते उनको। तो ऐसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे ज्यादातर वर्कर्स आज काम कर रहे हैं। और इम्पैक्ट किसका है? ग्लोबलाइजेशन का। इम्पैक्ट किसका है? एमएनसीज के आने। Moreover, increasingly condition of work in organized sector have common to resemble the unorganized sector. Organized sector की अगर मैं बात करूं तो वहां भी ज्यादातर जो काम है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ही हो रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हो रहे हैं। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट प्रोटेक्शन। जैसे सुशीला एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, बट प्रोटेक्शन नहीं मिलती जॉब की, बेनिफिट्स नहीं मिलते, जो उसको पहले मिलते थे वो उसको नहीं मिलते। तो ये भी एक फैक्टर इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एमएनसीज ने किस तरीके से, अगर हम बात करें कि कंपटीशन बढ़ाने से क्वालिटी और प्राइस को चीप करके कंज्यूमर को बेनिफिट किया, साथ ही साथ जो वर्कर्स थे हमारे, जो डेली वेज वर्कर्स थे, उनको भी उन्होंने इंपैक्ट किया एक निगेटिव सेंस में। स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब इसकी हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन फेयर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? लेट्स सी। The above evidence indicates that not everyone has benefited from globalization. बिल्कुल सही बात है, सभी लोग ग्लोबलाइजेशन में बेनिफिट नहीं हो पाए। पीपल विद एजुकेशन, जिनके पास अच्छी शिक्षा थी, अच्छी स्किल थी, अच्छी वेल्थ थी, उन्होंने सबसे बेस्ट यूज किया न्यू अपॉर्चुनिटीज का। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छी स्किल है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है आपके पास, और वेल्थ है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉरेन कंपनीज के साथ, तो भी आपको फायदा होगा। On the other hand, there are many people who have not shared the benefit. बहुत सारे लोग हैं जिनको उसका फायदा नहीं मिल पाया। Since globalization is now a reality, एक सच्चाई है ग्लोबलाइजेशन, the question is how to make globalization more fair. तो उसको और ज्यादा फेयर कैसे किया जाए, ये एक क्वेश्चन है। फेयर ग्लोबलाइजेशन, जो फेयर ग्लोबलाइजेशन है, फेयर का मतलब हम यहाँ से जान सकते हैं कि जिसमें अन्याय ना हो, किसी का नुकसान ना हो, फायदा हो ज्यादातर लोगों का, और उस फायदे को सभी लोग, सभी सेक्शन सोसाइटी के उसको शेयर कर सकते। would create opportunities for all and also ensure that benefit of globalization is shared better. अच्छी तरीके से हम उसके फायदे सभी शेयर कर पाए, सभी उसको इंजॉय कर सके उस बेनिफिट को। ऐसी एक पॉलिसी हमें तैयार करनी पड़ेगी ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। गवर्नमेंट उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। उसको जो प्रोटेक्ट है, इंटरेस्ट जो है अलग अलग सेक्शंस के, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी है। नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड पावरफुल, ना केवल अमीर और ताकतवर लोगों का, लेकिन ऑल द पीपल इन द कंट्री, बल्कि देश के सभी लोगों के जो हित हैं उनको संरक्षित करने का दायित्व
सरकार की नीतियों पर है। यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप्स दैट गवर्नमेंट कैन टेक, पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से। फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट कैन इंश्योर, क्या क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट, जो लेबर लॉज है हमारे, अभी आपने सुना होगा लेबर कोड हमारे चेंज हुए, उसमें और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई ताकि इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज हो सके। तो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, गवर्नमेंट कैन इंश्योर लेबर लॉज एज प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, पहली बात की प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, वर्कर्स गेट देयर राइट, वर्कर्स को उनके अधिकार मिले। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स, और जो छोटे उत्पाद निर्माता कंपनी है उनको भी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, उनको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए टाइम मिल सके टिल दे बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू कम्पीट, ताकि वो तब तक जब तक उनको संरक्षण मिले, जब तक वो स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं हो जाते, ताकतवर नहीं हो जाते एमएनसीज को कम्पीट करने के लिए। इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े और आवश्यकता हो, गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर, गवर्नमेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर का भी यूज कर सकते हैं, कोटा निर्धारित कर सकते हैं, टैक्सेस बढ़ा सकते हैं इंपोर्ट पे, तो वो भी कर सकते हैं। जब तक, कब तक करना है, तब जब तक हमारी जो लोकल कंपनीज है वो एमएनसीज को कम्पीट करने के लायक नहीं हो जाती। इट कैन नेगोशिएट एट डब्ल्यूटीओ, और डब्ल्यूटीओ में भी इसको नेगोशिएट किया जा सकता है, किसके लिए, फेयर रूल्स के लिए, ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनके हितों को नुकसान ना पहुंचा पाए, उनके जो लोग हैं उनके हितों को नुकसान ना पहुंचा पाए। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जो अन्य जो विकासशील देश है उनके साथ भी इसको अलाइन किया जाए विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। और ऐसा होता भी है। जनरली क्या होता है कि डब्ल्यूटीओ में जो हमारी सेटलमेंट, जो ट्रेड सेटलमेंट होता है, ट्रेड का जो कोई झगड़ा वगैरह है, अगर उसका अगर सेटलमेंट करना तो उसके लिए बॉडी होती है ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डब्ल्यूटीओ के पास। उस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में केस लड़ना इतना आसान नहीं है गरीब कंट्रीज के लिए, तो इसलिए क्या करती है, इंडिया लीड करती है, कई बार इंडिया और चाइना मिलकर लीड करते हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीज के बेनिफिट को प्रोटेक्ट कर सके। अन्य कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है, सेम प्रॉब्लम जिनके साथ है उनको अपने साथ मिला के उनकी वॉइसेस को कलेक्ट करके तब इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया या चाइना और अन्य जो डेवलपिंग कंट्री, ब्राजील वगैरह, वो फाइट करती है ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में अन्य कंट्रीज के रेस्पेक्ट में। इन द पास्ट फ्यू ईयर मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फ्लुएंस्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट डब्ल्यूटीओ। पिछले कुछ सालों में जो प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ ग्लोबलाइजेशन का, उससे डब्ल्यूटीओ ने भी थोड़े बहुत अपने रूल्स में चेंजेस किए। दिस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, ये क्या दर्शाता है, दैट पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, कि लोग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के एक स्ट्रगल में। क्या संघर्ष क्या है हमारा, कि फेयर ग्लोबलाइजेशन हो। उस फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए लोग भी अलग अलग एनजीओ के थ्रू, अलग अलग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू उस चीज को अपनी बातें रखते हैं, ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन के रेस्पेक्ट में, ट्रेड के रेस्पेक्ट में, प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में कुछ अच्छी रूलिंग्स हो, कुछ अच्छे रूल्स और गाइडलाइंस बनाए जाए, ताकि सोसाइटी के हर एक सेक्शन को और वर्ल्ड के हर एक कंट्री को उसका फायदा मिल सके, बराबरी से फायदा मिल सके। ना केवल डेवलप्ड कंट्री उसका फायदा उठाए, ना केवल ताकतवर और अमीर लोग उसका फायदा उठाए, बल्कि समाज के हर एक सेक्शन को उसका बराबर का फायदा मिले। ऐसी कोशिश कर सकते हैं लोगों के द्वारा भी। ये देख सकते हैं आप ग्लोबलाइजेशन का जो विरोध हो रहा है, न्यू लिबरलिज्म इसको बोलते हैं, जस्टिस फॉर फ्रॉम डब्ल्यूटीओ, नो डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का विरोध हुआ हांगकांग में। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसको हम समिंग अप करते हैं। हम इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे कि वी लुक्ड एट प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, का प्रेजेंट फेज हमने देखा किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन वर्क करती है। कोविड-19 के थ्रू हम गुजरे कि कोविड-19 में ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल रहा, कोविड-19 के स्प्रेड होने में उसका क्या रोल रहा, हमारी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुई, उसमें उसका क्या रोल रहा। विद इन द कंट्रीज जो हमने अपने आपको, कुछ कंट्रीज अब सेल्फ रिलायंट की तरफ वो चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना हमने की ताकि हमें किसी और कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े। एक ग्लोबलाइजेशन के निगेटिव इम्पैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन जनरली क्या है, वैश्विक क्या है, रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, यही है ग्लोबलाइजेशन। दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कैसे हो रहा है, जब फॉरेन ट्रेड जो विदेशी व्यापार है और विदेशी निवेश है वो ज्यादा हो, ज्यादा तेजी से बढ़े, तो उससे ये क्या होता है, उसी के थ्रू ग्लोबलाइजेशन हैपन होता है। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है वो मेजर रोल प्ले कर रही है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। जितनी ज्यादा कंपनीज हैं लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड,
दैट आर, ज्यादातर जो कंपनी किस चीज को देख रही है कि ऐसी लोकेशन जहां प्रोडक्शन को चीप किया जा सके। क्यों किया जा सके? ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन कॉम्प्लेक्स वे, और कॉम्प्लेक्स वे में प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। कई कंट्री के माध्यम से प्रोडक्शन ऑन एंड कंट्रोल होती है, ना केवल एक कंट्री में, मोर देन वन कंट्री में एमएनसी उसको करती है। टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, पर्टिकुलरली आईटी प्लेड अ बिग रोल, बड़ा रोल प्ले किया ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। किस तरीके से? आईटी के माध्यम से हमने क्या किया कि जो टाइम और डिस्टेंस हो उसको कम कर दिया। इस वजह से ग्लोबलाइजेशन में वो इंक्रीमेंट देखी। उसके साथ साथ जो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड हुआ, जो ट्रेड में उदारवादी नीति अपनाई, इन्वेस्टमेंट में जो उदारवादी नीति अपनाई गई, उसने ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट किया। क्या रिमूव किया? बैरियर्स को, रोग रुकावट को रिमूव करने के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन को उसने इंप्रूव किया। एट इंटरनेशनल लेवल, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, हैज पुट प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, उन्होंने विकासशील देशों पे प्रेशर डाला कि आप लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट करो और बैरियर्स को रिमूव करो। वाइल ग्लोबलाइजेशन बेनिफिटेड वेल ऑफ कंज्यूमर्स, ग्राहकों को तो उसने फायदा दिया ही, साथ ही साथ उसने निर्माताओं को भी फायदा किया। किस चीज से? स्किल से, अच्छी एजुकेशन से, अच्छी वेल्थ से। और मैनी जो काफी सारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर और वर्कर्स है उनको दुख भी झेलना पड़ा, उसका दंश भी झेलना पड़ा WTO का। किस तरीके से? एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग कॉम्पिटिशन। जब कॉम्पिटिशन बढ़ा तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, जो छोटे निर्माता थे या मजदूर वर्ग जो था, वो उस कॉम्पिटिशन के सामने टिक नहीं पाया और कहीं ना कहीं उनको उसका नुकसान झेलना पड़ा। फेयर ग्लोबलाइजेशन की मैं बात करूं तो ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट डिबेट इसके ऊपर है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ना केवल गरीब कंट्रीज में बल्कि यूरोप जैसे अमीर कंट्रीज भी इसको अब देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दंश जो हमें झेलना पड़ा, हर एक सेक्शन को उसका बराबरी का फायदा नहीं मिल पाया, हर एक कंट्रीज को उसका बराबरी का फायदा नहीं मिल पाया। इस वजह से हम क्या डिमांड करते हैं? एक जनरल जो सामान्य मानवी की है वो डिमांड करती है फेयर ग्लोबलाइजेशन की। वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी, कैसी हो वो? जो सभी के लिए समान अवसर पैदा करे एंड ऑल्सो इंश्योर, और ये तय करे दैट बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन शेयर्ड बेटर, और ये तय करे कि जो ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के फायदे हैं वो बराबरी से मिल सके। आज हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इससे आप क्या सीखे? अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी हमें बताइए। ग्लोबलाइजेशन आज का एक बहुत टॉपिक है, आजकल GS में भी काफी पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन आप न्यूज में बहुत पढ़ते हैं, इवन हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स इसके बारे में अलग अलग टाइम पे स्टेटमेंट्स भी देते हैं कि किस तरीके से भारत के लिए नुकसानदायक रहा या फायदेमंद रहा तो किसके लिए रहा। जॉबलेस ग्रोथ की हम बात करते हैं, ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक निगेटिव इम्पैक्ट रहा। तो इन सब के साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हमने जानने की कोशिश की कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट किया। इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी आपको इसमें और क्वेरीज आपकी हों तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा, आपके डाउट विद इन 24 आवर्स मैं सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक आप देखते रहिए वेदांत की अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जो वीडियोस हैं वो एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ।